नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। विपक्षी एक गठबंधन की जो अहम बैठक 31 अगस्त को मुंबई में होने जा रही है, लेकिन ठीक इस बैठक के पहले, जो तीसरी बैठक होने वाली थी, इसके ठीक पहले विपक्षी एकता की एक बार फिर से कलई खुल गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो बिहार में चुनाव लड़ेगी। विपक्ष के गठबंधन को आपकी तरफ से यह कोई पहला झटका नहीं है। इससे पहले आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इतना ही नहीं, उसकी नजरें पंजाब और गुजरात पर भी लगी हुई हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की क्यों बात करें? अगर हम पूरे गठबंधन को देखें, गठबंधन यानी I.N.D.I.A. नाम वाले इस गठबंधन को, जिसको इंडिया भी कहते हैं विपक्षी पार्टी के लोग, इसकी जो सभी बड़ी पार्टियां हैं, इनके बीच आए दिन कोई ना कोई घमासान होता रहता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना शरद पवार को शक की नजर से देख रही है, और इसकी वजह भी है क्योंकि एनसीपी ने बगावत करने वाले जो छगन भुजबल थे, उन्होंने आज ये बयान दिया है कि वो शरद पवार के कहने पर ही अजित पवार गुट ने बीजेपी से हाथ मिलाया था। उधर समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में अब तक 6 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। यानी कांग्रेस ने घोसी के उपचुनाव में जो दोस्ती दिखाई थी, उसका अखिलेश सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। केरल और बंगाल में भी यही हाल है। आज 5 की पंचायत में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या 2024 के चुनाव के पहले विपक्ष का यह कुनबा एक भी रह पाएगा या नहीं। लेकिन पहले देखते हैं कि आम आदमी पार्टी ने बिहार के चुनावी मैदान में जो ताल ठोकी है, उस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। विधानसभा चुनाव तो हमारी तैयारी बहुत पहले से चल रही है और अच्छे से लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। सारी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ते जाएंगे। मैं एक पूरे देश का संगठन मंत्री हूं आम आदमी पार्टी का, तो ये मेरी जिम्मेदारी और दायित्व तो बनती है कि हर जगह संगठन को मजबूत करना। बिहार का भी उसी सीरीज में एक स्टेप फॉरवर्ड है संगठन बनाने का, जो ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये है विपक्ष की एकता की असली कहानी, और हमको भी मालूम है जन्नत की हकीकत। लेकिन तो कुछ ऐसे ही ये मामला है कि आम आदमी पार्टी अब बाकायदा न सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ पंजाब और दिल्ली में लड़ेगी और लड़ना चाहती है, बल्कि बाकायदा नीतीश और आरजेडी के साथ, जेडीयू आरजेडी गठबंधन के खिलाफ अपना कैंडिडेट बिहार में भी उतारेगी। ये इस तरीके से देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बात आती है तो आप पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष कांग्रेस के मुख्यमंत्री पे करोड़ों की घोटाले का आरोप लगाता है। दिल्ली में कांग्रेस के लोग कहते हैं मीटिंग हुई है और हम 7 की 7 सीट पे लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो सपा और आरएलडी का गठबंधन 2-3 सीट से ज़्यादा कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं है। यही स्थिति राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह है, महाराष्ट्र में भी। अभी तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि सारे लोगों को ऐसी सोच दे जो एक महागठबंधन बन के आए। बड़ी स्वाभाविक बात है, हर पार्टी का व्यक्ति, लीडर या कार्यकर्ता अपने नेता को आगे बढ़ना देखना चाहता है, तो उसमें कोई विवाद या कोई इसमें शक की बात नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई सवाल भी नहीं उठना चाहिए। इस प्रकार गठबंधन में रहकर अन्य राज्यों में एक दूसरे से अगर हम लड़ेंगे तो ये फिर INDIA का जो मौजूदा स्थिति है उसके ऊपर एक सवालिया निशान बन जाता है कि आखिर हम सभी विपक्षों को एक करने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे ज़्यादा प्रयास किया, माननीय नीतीश जी ने। चाहे महिलाओं का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे युवाओं का हो, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन मुद्दों पे हम एक साथ हैं। इस मुद्दों पे चूंकि राष्ट्र प्रथम है, इसलिए हम एक साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। देश की जनता जानती है कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी देश चला सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति चला ही नहीं सकता। ये लोग हिस्सेदारी खोजने वाले लोग। दिल्ली की बात आएगी तो केजरीवाल जी हो जाएंगे, बिहार की बात आएगा नीतीश जी हो जाएंगे। तो इसलिए 22 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। 22 कैसे प्रधानमंत्री हैं? सब घमंड में चूर हैं। तो कितने दिन चलेगा ये गठबंधन? क्या 2024 के चुनाव तक टिक पाएगा विपक्षी एकता का ये जोड़?
इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरु प्रकाश पासवान जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं लोकेश जिंदल जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में है परविंदर सेठी जो आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, वहीं प्रोफेसर सुबोध मेहता प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ होंगे समीर चौगांवकर साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज में। पहला सवाल परविंदर जी मुझे आपसे ही पूछना पड़ेगा क्योंकि आपकी पार्टी ने अचानक एक और राज्य को चुन लिया। अभी तक तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात हो रही थी, अब बिहार में भी आपकी पार्टी ने एंट्री ले ली। जरूरत क्या थी इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे तो गठबंधन को नुकसान ही पहुंचेगा। नहीं, पहले तो मैं पार्टी से नहीं हूं, लेकिन मैं पार्टी के पक्ष की बात करता हूं। लेकिन जो ये गठबंधन बना है, देश की जो बड़ी सारी जो बड़ी महत्वपूर्ण पार्टियां हैं वो इकट्ठा हुई हैं और उन्होंने देश के अंदर हो रहे अन्याय के खिलाफ एक जंग छेड़ी है। ये सत्ता की जंग नहीं है, न्याय और अन्याय की जंग है, ये झूठ और सच की जंग है, ये डेमोक्रेसी को बचाने की जंग है। जब डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक होता है और डिक्टेटरशिप की राजनीति होती है, जब आपसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलता, जब आपसे महंगाई नहीं संभलती, जब आप देश के आम आदमी को, गरीब आदमी को रोजगार नहीं दे पाते, तो सारी पार्टियां इकट्ठा होकर इस जो सत्ता के घमंड में बैठी हुई पार्टी है उसको उखाड़ फेंकने का काम करने के लिए इकट्ठा हुई है। उसके अंदर कोई भी विरोधाभास नहीं है। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो हर स्टेट के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी और हर जगह के ऊपर अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करेगी। उसके बाद जो गठबंधन की जो हाईकमांड का जो फैसला होगा, जिस प्रकार से टिकटों का बंटवारा होगा, उसके ऊपर सबकी सहमति होगी। अगर मान लीजिए महागठबंधन के अंदर ये आपको कोई सीट दे दी जाती है, कहेंगे हमने तो वहां तैयारी नहीं करी। इसलिए जो भी राजनीतिक पार्टी है वो राजनीति के अंदर हर स्टेट के अंदर अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करती है। मजबूत करने का काम ठीक है, समझ में आता है, कार्यकर्ताओं को एक इलेक्शन मोड में हमेशा तैयार रखना। लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो इससे तो लग रहा है ना कि आपने कोई गठबंधन की जो बातचीत, तो मुंबई की बैठक में सीटों का बंटवारा हो सकता है, जो बात आगे बढ़ सकती है, उसके पहले ही आपने तय कर लिया कि हमारे इतने उम्मीदवार यहां से लड़ेंगे। देखिए, जब तक तय नहीं होता तब तक सभी सीटों के ऊपर तैयारी करेंगे, हर पार्टी तैयारी करेगी और हर पार्टी ये कहेगी कि हम सारी सीटों के अंदर हम मजबूत हैं, हमारी पूरी तैयारी है और हम अपनी पार्टी को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं और पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर हो सकता है कि हमें कौन से क्षेत्र से टिकट मिलती है, ये बात की बात है, ये हाईकमांड आपकी बात समझ गया। हमारे साथ लोकेश जिंदल भी हैं, आपकी सहयोगी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। लोकेश जिंदल जी, आपने भी परविंदर जी की बात सुनी, ये लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरह से कांग्रेस के पीछे पड़ गई, उन्हीं राज्यों में जा रही है जहां पे पहले से कांग्रेस का कुछ दखल है, या कांग्रेस या तो सत्ता में है, एक राज्य में सत्ता में, बाकी 2 राज्यों में सत्ता में, बाकी एक राज्य में मुख्य विपक्षी गठबंधन मुख्य विपक्षी पार्टी है। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की। बिहार भी चलेगी, हालांकि बिहार में आपका बहुत ज्यादा होल्ड नहीं है, लेकिन आप फिर भी वहां पर गठबंधन सरकार में हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? तो सीधे धोखा हुआ गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी ने जो किया? देखिए, बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की अभिलाषा है, वे चाहते हैं अगर चुनाव में उतरना तो उतर सकते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जब अगर मैं कांग्रेस की बात करता हूं, कांग्रेस का इतिहास रहा है एक विचारधारा का, राष्ट्रहित सर्वोपरि है और इस विचारधारा के तहत एक महागठबंधन स्थापित हुआ है। देखिए, ये महागठबंधन एक विचारधारा के विरोध में स्थापित हुआ है। सभी जो पार्टियां इकट्ठा होकर आई हैं, वे सभी चाहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान, इसे सुरक्षित किया जाए। और जिस तरह से भाजपा ने अपनी नीतियों द्वारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नुकसान पहुंचाया है देश को, उसे रोका जाए। विधानसभा के चुनाव और संसदीय चुनावों में बहुत फर्क होता है। विधानसभा के चुनाव के मुद्दे भी अलग होते हैं। कृषि एक अहम मुद्दा होता है विधानसभा चुनावों का। हम देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी, मैं बस आपको यहाँ पे सिर्फ 15 सेकंड के लिए लोकेश जी रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि दोनों मुद्दे अलग होते हैं। सपोज अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव हैं और वहां पर आम आदमी पार्टी मैदान में उतरती है और कांग्रेस के
प्रोग्रेस में या कांग्रेस की पूरी जो सीटों के गणित में अगर सेंध लगाती है, वोटों में सेंध लगाती है, तो इससे कहीं ना कहीं लोकसभा के जो चुनाव होंगे 6 महीने बाद उस पर भी असर पड़ेगा और जनता ये सब देखेगी कि 6 महीने पहले आपस में लड़ रहे थे और 6 महीने बाद ये हाथ मिला चुके हैं। तो इससे फर्क पड़ता है, भले माने ना माने इस वक्त, लेकिन फर्क तो पड़ता है। देखिए, कार्यकर्ता जो है, अगर आम आदमी पार्टी ये निर्णय लेती है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव लड़ती है और उसकी इतनी अहम पकड़ भी नहीं है, तो इसके नतीजों से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा, जो कि सही नहीं है। खैर, पार्टी का अपना राजनीतिक फैसला है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ठीक, अगर वे चुनाव लड़ना चाहते हैं, संवैधानिक हक है उनका, स्वागत है, कोई बात नहीं। चुनाव तो चुनाव है, हर पार्टी लड़ना चाहती है, अच्छी बात है। राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने हमारे साथ विचारधारा के तहत काफी साथ दिया है और एक प्रबल विपक्ष के रूप में इकट्ठे हुए हैं। ठीक, तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की कोई भी असमंजस होगी या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ है और विधानसभा में भले ही वे आपस में चुनाव लड़ें, इससे राष्ट्रीय स्तर पर कोई फर्क आपने नहीं। कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर साथ हैं। अब हम देखेंगे कि ये जब दिल्ली के सीटों का 7 सीटों का बंटवारा होगा, पंजाब की 13 सीटों का बंटवारा होगा, तो क्या होगा। हमारे साथ गुरु प्रकाश पासवान भी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। गुरु प्रकाश, मैं आपसे बहुत छोटा सा सवाल पूछूंगा, आप तो बड़े फायदे में दिख रहे हैं। प्रखर जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा नमस्कार। देखिए, शुरुआत से ही ये स्पष्ट था, जब से ये इंडिया अलायंस का जो एक आवरण हम सबके सामने आया है, तब से ये स्पष्टता थी कि इनके पास ना तो नीति है, ना नियत है और ना नेतृत्व है। और मुझे लगता है कि आज भी जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है, जो कि हम सबके जहन में बहुत ताजा है, कि समाज में वर्ग संघर्ष पैदा करने वाले। मैं सुन रहा था अभी आम आदमी पार्टी के साथी को, उन्होंने कहा कि भाई डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, ये 2 शब्दों का उपयोग किया उन्होंने। मैं पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी में कितनी डेमोक्रेसी और कितनी डिक्टेटरशिप है? आम आदमी पार्टी का सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल शुरू से लेकर के आज तक वही है। यहां हमारे अलग अलग पार्टी के लोग बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए, क्या एक ही व्यक्ति उस पार्टी का शाश्वत अध्यक्ष बना रह सकता है क्या? तो मुझे लगता है कि अपने गिरेबां में झांक करके देखने की आवश्यकता है। डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, बहुत बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैश्विक रूप से आज भारत दुनिया का पहला देश बना है जो चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध पे पहुंचा है। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। G20 की अध्यक्षता यहां हो रही है। आज जनधन के 9 साल हुए हैं, 50.5 करोड़ बैंक के खाते खुले हैं। इस देश में पहले आर्थिक छुआछूत। अरे रोजगार कितने लोगों को दिया आपने? मैं बीते नहीं बोल रहा था। परविंदर जी, आपने सबसे ज्यादा अभी तक समय आप ही ने लिया, किसी ने आपको टोका? उन्होंने मेरा नाम लेके आप नोट कर लीजिए, उन्होंने जो बात की उसको कागज में नोट कर लीजिए। आप मेरे जहन में आपके पास कागज पेन है आपके पास? मेरे जहन में। जी गुरु प्रकाश जी बोलिए। देखिए, ये लोकतंत्र और डिक्टेटरशिप की बात कर रहे थे साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। बीच में टोका टोकी ना हो, संवाद। बोलिए, आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए भाई साहब। इसलिए संवाद में अच्छा लगता है। तो आपकी पार्टी में जहां पे शाश्वत एक ही व्यक्ति अध्यक्ष होगा, ये घोषित रूप से कोई दूसरा व्यक्ति आता है, उसका क्या आचरण होता है, तिहाड़ जाकर के देखने की आवश्यकता है। उस पर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक, 2 ही कॉमन थ्रेड हैं। प्रकृति में स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 2 ही ऐसे आधार हैं, 2 ही ऐसे स्तंभ हैं जो इनको जोड़ के रखता है। वो है परिवारवाद और दूसरा भ्रष्टाचार। स्पष्ट रूप से परिवारवाद और भ्रष्टाचार के कैंसर से हमें भारत की राजनीति को मुक्त करना है। और ये वही लोग हैं जो भारत की राजनीति में इसको स्थापित करना चाहते हैं। यही वैचारिक आधार है इनका, यही वैचारिक आंदोलन है। ठीक है, आपने बात की परिवारवाद की, और एक ऐसी पार्टी आरजेडी से सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं परिवारवाद के, उसके प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर सुबोध, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बिहार से एक लहर चली थी विपक्षी गठबंधन की एकता की, और आपकी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, आपकी जो गठबंधन सरकार आप चलाते हैं, नीतीश कुमार, उन्होंने सबसे पहले इसकी पहल की थी। लेकिन बिहार में जाकर ही ये गठबंधन टूटता नजर आ रहा है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। देखिए श्रीवास्तव जी, आपका जो क्वेश्चन है वो प्री मैच्योर क्वेश्चन है। ठीक, प्री मैच्योर क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूँ जी कि देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हर पार्टी को कहीं से जाके आपको चुनाव लड़ना की जरूरत अगर लगे तो मतलब चुनाव लड़ा जा सकता है, इसमें 2 मत नहीं है। लेकिन जो हमारी अलायंस है इंडिया, उसमें अभी डेलिब्रेशन चल रहा है, उसमें डिस्कशन और जो है बाकी चीजें जो है उसमें छन कर आ रही है। तो अभी ये कह लेना कि ये इंडिया का डिसीजन हो गया है
कि उनमें से पार्टियां जो है अलग अलग बातें कह रही है, ऐसी बात नहीं है। ये चूंकि आपने ये क्वेश्चन ही प्री मैच्योर कर दिया कि ऐसा होगा, अभी तो डिस्कशन हमारा अभी 31 और 1 को अभी मुंबई में होने वाला है, तो जो बातें वहां छन कर ये सब बातें आएंगी और उसके बाद जो अगर कॉमन बातें निकल कर आएगी और उस पर अगर कोई नहीं मानता है तब आपका क्वेश्चन तार्किक क्वेश्चन होगा। अच्छा, आपका क्वेश्चन तार्किक नहीं है, ये प्री मैच्योर क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन तार्किक नहीं है, मेरा क्वेश्चन प्री मैच्योर है। आपने बात कही, ठीक है, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरा सवाल यह है, अगर आप इसको प्री मैच्योर क्वेश्चन और तार्किक नहीं मानते हैं तो फिर किसी भी पार्टी को जब तक तय नहीं हुआ है मुंबई की बैठक में कौन कहां से लड़ेगा, तो यह कह देना कि हम यहां से पूरे राज्य, इस पूरी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, पूरी तरह से मुकाबला करेंगे, कड़ा मुकाबला करेंगे। और आपने प्री मैच्योर डिसीजन की बात की। राजस्थान में ध्यान दीजिएगा प्रोफेसर साहब, राजस्थान में तो केजरीवाल सरकार ने, जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार है, उसकी जो स्कीम्स थी अब राजस्थान के आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी तैयार कर लिए हैं और 7 स्कीम अपनी लागू करने का वो ऐलान करने वाले हैं वहां पर। वो पहली है दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान में मोहल्ला क्लिनिक, बत्ती गुल की समस्या के बीच 24 घंटे बिजली की गारंटी, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की गारंटी, दिल्ली की तर्ज पर सरकारी स्कूलों के कायापलट की गारंटी, सबको रोजगार की गारंटी, छठी सरकारी सेवाएं घर पर पहुंचेंगी और 7वां संविदा कर्मियों को पक्का करने की गारंटी। तो अभी तो सरकार बनी नहीं है, चुनाव का ऐलान हुआ नहीं है, गठबंधन में बात हुई नहीं है और राजस्थान के अंदर केजरीवाल जो है वो जाकर ये घोषणाएं करने वाले हैं। तो ये स्थिति है आपके गठबंधन की, जिसे आप प्री मैच्योर कह रहे हैं उन सवालों को आप तार्किक नहीं मानते हैं। खैर, हमारे साथ हमारे साथ समीर चौगावकर साहब हैं, मैं आपके साथ समीर चौगावकर साहब बहुत देर से बातचीत कर रहे हैं और आपने जो बात कही है, इन्होंने कहा कि प्री मैच्योर होगा और ये बात कहना गैर तार्किक होगा कि अभी से हम ये मान लें कि गठबंधन में दरार पड़ गई है। समीर, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं प्रखर जी कहना चाहता हूँ, आप देखिए इस गठबंधन की 2 बैठकें हो चुकी थी। पटना में हुई थी 23 जून के करीब और उसके बाद 17 सितंबर 18 सितंबर को इनके बैंगलोर में बैठक हुई थी। अब ये तीसरी बैठक करने जा रहे हैं मुंबई के अंदर 31 और 1 तारीख को इनकी जो बैठक होने वाली। 2 बैठक होने के बाद और उसके बाद दिल्ली में आने के बाद भी अभी तक इनके अंदर किसी भी तरह की मैच्योरिटी इस गठबंधन में नजर नहीं आ रही है। अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ताल ठोक रहे हैं, तेलंगाना की 8 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अभी आप देखें कुछ दिन पहले ही प्रियंका कक्कड़ का मुख्य प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, उसका बयान आया था कि अगर कांग्रेस दिल्ली में सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी करी तो हमें लगता है कि हमें बम्बई के गठबंधन में जाना नहीं चाहिए, बैठक में नहीं जाना चाहिए और इस गठबंधन का से आम आदमी को जुड़ने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि बाद में दोनों दलों के नेताओं की बातचीत हुई और अभी फिलहाल मामला शांत हो गया है। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि अभी धूपगढ़ी में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहां पर कांग्रेस ने कम्युनिस्टों को समर्थन दे दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा हम किसी को समर्थन नहीं देंगे। घोषी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया है और वही समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, धोखा है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ उद्धव ठाकरे बंबई में कैसे बैठेंगे कि जिस पार्टी का महासचिव ये कहता है कि हिंदू धर्म नहीं है और हिंदुत्व को मानने वाले बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे कैसे मंच साझा करेंगे? तो मुझे लग रहा है कि अभी इनके बीच में किसी भी तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यह प्रीमेच्योर नहीं, ये ऐसा है कि इस विचारधारा का गर्भ के अंदर ही मृत्यु होना तय है। ये कभी पनप नहीं पाएगी विचारधारा, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ सत्ता की लालसा है। सभी दलों के अंदर ये कभी आपस में एकजुट नहीं हो सकते। नीतीश कुमार की अपनी अलग लालसा है, लालू प्रसाद यादव अलग राजनीति कर रहे हैं। अभी इनके लालू प्रसाद यादव ने बोल दिया कि क्षेत्र के हिसाब से संयोजक नियुक्त होंगे, नीतीश कुमार इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस गठबंधन का एक चेयरमैन होगा, एक संयोजक होगा जो कोऑर्डिनेट करेगा और 4-6 क्षेत्रीय संयोजक होंगे। इसका केजरीवाल विरोध कर रहे हैं। तो अभी इनके बीच ये बात तय नहीं है कि मुंबई की बैठक में ये किस मुद्दे पे जाने वाले हैं। कभी कहते हैं कि हम एक झंडा बनाएंगे, 450 सीटें पे एक उम्मीदवार उतारेंगे, एक घोषणा पत्र होगा। मुझे ऐसा लगता है कि पहले इन्हीं सभी नेताओं को इकट्ठा होकर एक विचार बना लेना चाहिए कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे तो किस आधार पर लड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप विधानसभा में एक दूसरे को गाली दो। अभी केजरीवाल कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में रैली करने गए थे, छत्तीसगढ़ में रैली करने गए थे, उन्होंने वहां जमकर कांग्रेस को कोसा और कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों जनता को लूट रहे हैं। मामा को लूट से बचाने के लिए चाचा को लेके आइए। तो जो 4 दिन पहले कह रहे हैं कि कांग्रेस ने लूटा है मध्य प्रदेश को, वो लोकसभा में कैसे गले में हाथ डाल के राहुल गांधी और केजरीवाल मध्य प्रदेश। आपने जो पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक राज्य का जो हाल बता दिया, उसका असर यह हुआ कि तीनों पार्टी के जो प्रतिनिधि
इस बहस में हिस्सा ले रहे तीनों ने अपने हाथ ऐसे ऐसे उठा दिए थे, तीनों ही बोलने के लिए उतावले हो गए कि आपने जितनी बातें कर दी। लेकिन मैं परविंदर जी से सवाल पूछना चाहूंगा। परविंदर जी, जब एक डील बनी थी कि हाँ ठीक है आम आदमी पार्टी भी जो है इस गठबंधन का हिस्सा होगी, तब लोकसभा के अंदर जब बहस हुई और लोकसभा के अंदर माना गया कि सभी विपक्षी दल जो है वो दिल्ली अध्यादेश में आम आदमी पार्टी के साथ होंगे, तो बार बार ये बात हो रही थी और ये बार बार तंज कसा जा रहा था आम आदमी पार्टी पर कि जैसे ही अध्यादेश का काम पूरा हो जाएगा आम आदमी पार्टी अपने तेवर दिखा देगी और गठबंधन से अलग हो जाएगी। जो आरोप लगाए गए थे वो अब सही होते दिखाई दे रहे हैं। जिसके एक के बाद एक, जिस तरह से एक के बाद एक राज्यों में आप जाते चले जा रहे हैं, उसको देखकर तो यही लग रहा है। देखिए, जो गठबंधन बना था ना, मतलब तो मौका परस्त राजनीति थी क्या? नहीं, जो गठबंधन बना था वो लोकसभा के चुनाव के लिए बना था, राष्ट्रीय राजनीति के लिए बना था। जो विधानसभा के चुनाव है, स्टेट्स चुनाव है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। अगर उसके बारे में भी कोई चर्चा होती है गठबंधन के अंदर तो उसको भी माना जाएगा। अभी तक तो इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। इस चर्चा ये थी कि भी अभी मेरे मित्र जो हैं गुरु प्रकाश जी ने कहा जी आपने बड़े बड़े बातों की बात करी कि डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक बार बार होता रहा है। जिस प्रकार आपने ना मजदूरों की सुनी, ना किसानों की सुनी, ना जवानों की सुनी, जिस प्रकार आपने अपनी डिक्टेटरशिप के चलते जो खिलाड़ी जिन्होंने पूरे संसार के अंदर अपना नाम रोशन करा, उनको अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ये डिक्टेटरशिप की राजनीति है। आप कह रहे हो कि आपके ये नई पार्टी है, यंगेस्ट पार्टी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है। किसी जमाने में आपकी भी 2 सीटें हुआ करती थी। अब आप बताइए ना, आप तो इस प्रकार से जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता वो कहते हैं जी इस देश के अंदर सभ्यता 2014 में आई है, उससे पहले तो हम आदि मानव थे सारे। मोदी जी अरे इसके भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं पूरे संसार की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके अंदर लीडरशिप शून्य हो गई है। सिर्फ 2 लोग राज्य चलाएंगे, 2 लोग देश चलाएंगे। अब आप बताइए, आप पार्लियामेंट का उद्घाटन करते हैं, हम सारा विपक्ष वहां पे नहीं आता। आप ना तो विपक्ष का सम्मान करते हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, आप ना देश के राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं। आप डिक्टेटरशिप में आप किसी का कुछ समझते ही नहीं। मैं कहता हूं जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो विपक्ष के नेताओं का सम्मान था। एक दूसरे का पार्लियामेंट के बाद डिस्कशन के बाद आपस में बैठते थे, चाय कॉफी पीते थे और एक दूसरे के पर्सनल जो त्योहार जो भी फंक्शन थे उनमें आया जाया करता था। अब यहां पे आप समझते हैं इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं, हम विपक्षी खत्म कर दें, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 100-200 साल तक भारतीय जनता पार्टी राज करे। परविंदर जी, अभी आपने बात की कि वहां 2 लोग चलाते हैं, यहां पे इतने चलाते हैं। अब दिक्कत तो आम आदमी पार्टी के साथ होगा कि लोग इतने अंदर जेल में चले गए कि अभी एक ही आदमी को चलाना पड़ रहा है। खैर, हमारे साथ गुरु प्रकाश जी भी हैं। गुरु प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ध्यानपूर्वक अपने वरिष्ठ साथी की बात, बहुजन समाज पार्टी विपक्ष नहीं है क्या? वाईएसआरसीपी विपक्ष नहीं है क्या? बीजू जनता दल विपक्ष नहीं है क्या? किस प्रकार की बातें करते हैं? देखिए, इस प्रकार से ये जो बरगलाने वाली राजनीति है, बिहार में शब्द होता है बरगलाना, डेविएट करना। डेविएशन की राजनीति से निकलने की आवश्यकता है। आप आम आदमी पार्टी आज किसकी गोद में बैठी है? कांग्रेस की गोद में बैठी है। देश में आपातकाल कितनी बार लगाया परविंदर जी बताइए ना? 1 बार लगाया। किसने लगाया वो आपातकाल? कांग्रेस ने लगाया है। और आप डेमोक्रेसी की डिक्टेटरशिप पे भाषण देते हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का तानाशाही से बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता है। भाई, खुद को पार्टी का शाश्वत अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष अपने आप को घोषित करने का ये एक अद्भुत उदाहरण भारत की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने प्रस्तुत किया है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में भाषण देने के लिए, और इमरजेंसी में आंदोलन किसने किया था बताइए ना? इमरजेंसी में आम आदमी पार्टी ने आंदोलन किया था। आज जितने भी लोग हैं, आंदोलन के भी जितने साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी हो और बहुत सारे जनवादी लोग, समाजवादी लोग, उन लोगों ने आंदोलन किया था। और आज तानाशाही पे इतने कन्वीनियंटली आप लोग बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूं प्रखर जी, जितनी आलोचना, जितनी गालियां इन लोगों ने प्रधानमंत्री जी के लिए उपयोग किया है, ये किसी तानाशाही व्यवस्था में संभव थी क्या? मैं वहां जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन कुल मिलाकर के बात इतनी सी है। जो मतलब की बात करेगा, चंदन की बात करो, दिक्कत होती है। और आप राष्ट्रपति की बात चाहता हूं आदमी पार्टी का जी, आप राष्ट्रपति की बात कर रहे थे। देश के इतिहास में पहली बार परविंदर जी, देश के इतिहास में पहली बार उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्र मयूरभंज में आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची है। कब पहुंची है? अब पहुंची है। 75 साल में क्यों नहीं बुलाया? 75 साल में किसी को होश नहीं आया था कि आदिवासी की बेटी को भी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंचाया जा सकता है। बात इतनी सी है प्रखर जी, इन लोगों को पचता नहीं है, इनको बर्दाश्त नहीं होता कि गरीब का बेटा देश का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री है। इनको बर्दाश्त नहीं होता कि आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे बैठी हुई है। एक परिवार के प्रेम से आगे निकलिए।
ठीक है समीर जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले मैं लोकेश से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हम वापस इस मुद्दे पर आए जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रहा है। क्या लोकेश आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से अलका लांबा जी का एक बयान आया था कि हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इस तरह का उन्होंने संकेत दिया, इसके बाद आम आदमी पार्टी को एक मौका मिल गया और वो उसके बाद एक के बाद एक राज्यों के अंदर अपने ऐलान करना शुरू कर दिया। उसने ये कहीं ना कहीं ये गलती जो है गठबंधन के अंदर दरार पैदा करने की जो गलती है, क्या वो कांग्रेस ने नहीं की? देखिए, पहले गठबंधन को समझना आवश्यक है। जी समझाइए। विचारधारा का ये संघर्ष भाजपा और कांग्रेस के बीच में नहीं है। इस संघर्ष का इतिहास आजादी के पहले से ज्यादा है। हम एक ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जहां पर धर्म जाति प्रधान ना हो, लेकिन भाजपा एक ऐसे लोकतंत्र का साथ देती है जिसमें केवल एक धर्म, केवल एक जाति, केवल एक आइडेंटिटी जो है जरूरी है, या फिर एक आइडेंटिटी को महत्व दिया जाता है। यह संघर्ष बहुत पुराना है। भारत की आजादी से लेकर अब तक ये संघर्ष चलता आया है। और इस महागठबंधन की जितनी भी पार्टियां, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस की इस विचारधारा से सहमत है। महागठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं उनमें केवल और केवल कांग्रेस है जो एक दम रखती है पूरे भारत देश में भारत जोड़ो यात्रा करने की। ठीक, पूरे भारत देश में जिसका काडर है, जिसका भारत देश बनाने का इतिहास रहा है, और जो आज भी, मतलब आप कहना चाहते हैं कि भारत देश बनता ही नहीं अगर कांग्रेस नहीं होती तो? बिल्कुल नहीं बनता सर। अच्छा। इतिहास की पन्ने निकाल कर देख लीजिए। पाकिस्तान और भारत के बीच में फर्क केवल इतना था। हाँ, वैसे पाकिस्तान भी नहीं बनता अगर कांग्रेस नहीं होती तो। खैर, भारत में कांग्रेस ठीक है, हम लोग अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे बिहार के अलावा अन्य राज्यों की भी जहां पर गठबंधन के अंदर दरार पड़ती दिखाई दे रही है। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है। एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं गठबंधन में जो दरार आ गई है। विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन है, मुंबई में एक अहम बैठक होने वाली है 31 और 1 सितंबर को, और उसके ठीक पहले आम आदमी पार्टी एक के बाद एक अन्य ऐसे राज्यों में जा रही है जहां पर एक संभावना नजर आ रही थी विपक्ष को, वहां पर जाकर अकेले चुनाव लड़ने का बार बार ऐलान कर रही है या इस तरह के संकेत दे रही है। इसे लेकर गठबंधन में किस तरह की हलचल है और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है। हम ब्रेक से पहले जब बात कर रहे थे तो कांग्रेस ने कहा कि गठबंधन जो है वो बेसिकली तानाशाही के खिलाफ है, हमको कहीं ना कहीं विचारधारा के आधार पर हम सब एक हुए हैं, और इसके बाद जो छोटी मोटी बातें हैं, जो सीटों का बंटवारा है, उस पर बाद में चर्चा हो जाएगी। समीर, आपको लगता है क्या ये इतना आसान है? क्योंकि जिस तरह के लक्षण अभी नजर आ रहे हैं एक एक राज्य में, हम देख रहे हैं कि बंगाल के अंदर तो अलग ही किस्म की स्थिति है, लाठी डंडे और खून बहाया गया वहां पर। तो जो पार्टियां एक साथ हैं, 3 पार्टियां, उनके कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खून बहाया है वहां पर। केरल में हम देखते हैं कि कांग्रेस जो है वो सीपीएम सरकार का जो इस्तीफा मांग रही है। तो इन हालात में ये गठबंधन होगा कैसे, आगे कैसे बढ़ेगा, इतने लंबे समय तक सस्टेन करेगा कैसे समीर? मुझे लगता है जो गठबंधन में सभी दल शामिल है, इन सबका चाल, चरित्र और चेहरा एक जैसा है। ये सारी पार्टियां परिवारवाद पर टिकी हुई है, ये सारी पार्टियां भ्रष्टाचार के ऊपर टिकी हुई है, और ये सारी पार्टियां तुष्टिकरण की राजनीति के ऊपर टिकी हुई है। इसीलिए इन सभी पार्टियों का चाल, चरित्र, चेहरा एक जैसा है और सभी इकट्ठे हो रहे हैं। और अभी तो मैं सेठी जी का एक जवाब देना चाहता हूँ। वो कह रहे थे कि प्रजातंत्र खतरे में है। मैं आप सेठी जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जब आम आदमी पार्टी बनाई थी तो रामदास जी को, एडमिरल रामदास को पार्टी के अंदर लोकायुक्त नियुक्त किया था उन्होंने, लोकपाल नियुक्त किया था कि पार्टी के अंदर कोई भी अगर भ्रष्टाचार होगा, पार्टी के अंदर अगर डेमोक्रेसी खतरे में होगी तो रामदास जी इस चीज को देखेंगे। और इतने बड़े व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल ने नियुक्त किया था। आप मुझे बताइए आज कहां है रामदास जी? अरविंद केजरीवाल ने कैसे दूध से मक्खी की तरह निकाल को बाहर कर दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि पार्टी के अंदर कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं रहे, उन्हें कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं रहे, उनके किसी भी निर्णय पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने वाला नहीं रहे। इसलिए एडमिरल रामदास जी को
बाहर कर दिया गया है। आज एडवेड रामदास जी का, ये किसी को नहीं मालूम। इसके अलावा मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूँ प्रखर जी, देखिए ये सारे दल इकट्ठे कितने, आप महाराष्ट्र में अंदर आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर जो विपक्ष के नेता जो विजय वट्टीवार है कांग्रेस के, उन्होंने भी 2 दिन पहले बहुत स्पष्ट कहा कि हम और उद्धव ठाकरे की शिवसेना बिना राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि शरद पवार कब हमारा साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने भतीजे के साथ चले जाए। तो जहां पर इस तरह का अविश्वास है, जो शरद पवार से बड़े नेता के बारे में कांग्रेस का एक बड़ा नेता विपक्ष का ये बोल रहा है। नाना पटोले तो कई बार बोल चुके हैं कि शरद पवार सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता। 2 दिन पहले उन्होंने ही कहा था कि अजित पवार हमारे नेता है। जब सुप्रिया सुले ने टोका तो बोले अच्छा, अब अजित पवार हमारे नेता नहीं, और दूसरे पार्टी गठबंधन में चले गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इनके अंदर किसी भी तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं आपको अभी बता देना चाहता हूं प्रखर जी, अंडरस्टैंडिंग की आपने बात की। हमारे साथ प्रोफेसर सुबोध मेहता हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो समीर बार बार जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने एक जिक्र और किया संयोजक पद का। लालू जी कहते हैं कि 4 संयोजक होंगे क्षेत्रों के हिसाब से, वहीं नीतीश कुमार कहते हैं कि 1 ही संयोजक होगा। तो जब संयोजक को लेकर जो 2 दल जिन्होंने विपक्षी गठबंधन की शुरुआत की थी, उसी राज्य के अंदर 2 बड़े नेता अगर सहमत नहीं हो पा रहे हैं, तो पूरे देश में क्या स्थिति बनेगी? वैसे तो बहुत से मुद्दे आने हैं, ये तो शुरुआत है अभी। कैसे आगे चलेगी ये कारवां, आगे चलेगा कैसे? प्रखर जी देखिए, इस चीज को देखने का 2 चश्मा है। एक चश्मा जो है एनडीए के लोग ने जो है अपना बीजेपी वाला चश्मा पहन रखा है, भगवा चश्मा, और उसमें ये दिखाता है कि हर राज्य में इनको दिक्कत दिखती है। जब ये गठबंधन हमारा बन रहा था, प्राइमरी स्टेज में था, उस वक्त तो इन लोगों ने क्या क्या बातें नहीं कही और आप लोगों ने क्या क्या डिबेट नहीं चलाया कि ये गठबंधन बन ही नहीं सकता है। इतने इन लोगों में आपस में मतभेद है कि गठबंधन नहीं बन सकता, लेकिन गठबंधन सक्सेसफुली बना। और पहला नहीं, दूसरा नहीं, अब तीसरे चरण पे हम लोग हैं और 3rd स्टेज पर हैं, और गठबंधन अपना जो है नॉर्मल शेप ले रही है। और गठबंधन का जो एक मेन एजेंडा है, जो बार बार हमारे कांग्रेस के साथी बताना चाह रहे थे, कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में, 9 सालों में जिस तरीके से संविधान के निर्माताओं के जो मूल्य हैं, उस मूल्य को तार तार कर दिया है। आइडिया ऑफ इंडिया जो है, चाहे वो सामाजिक क्रांति की बात हो, चाहे प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण की बात हो, या फिर जो है फ्रीडम की बात हो, देखिए इन लोगों ने एकदम ध्वस्त कर दिया है, संस्थाओं को विखंडित कर दिया है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब संविधान के निर्माताओं ने आर्टिकल 31 से 51 जो कल्याणकारी राज्य की योजना की जो बात कही थी कि कल्याणकारी राज्य होगा, कल्याणकारी राज्य तो छोड़ दीजिए, इन लोगों ने सभी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सुपुर्द कर दिया। और ऐसे सिर्फ 2-3 लोग ही ऐसे हैं जिनको खरीदने वाले हैं, बेचने वाले एक हैं, खरीदने वाले 2-3 लोग हैं। तो इन लोगों क्या कहते हैं और क्या नहीं कह रहे हैं, और जो बात अगर लड़ाई की अगर है, तो लड़ाई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक तरफ है और दूसरी तरफ संवैधानिक राष्ट्र एक तरफ है। इंडिया जो है संवैधानिक राष्ट्र के मूल्यों के ऊपर खड़ा है, और जो है एनडीए जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मूल्यों पे खड़ा है। ये बात एकदम स्पष्ट मैं कह देना चाहता हूं। अब आप बात आई बिहार की, जो आपने बोला कि माननीय लालू प्रसाद यादव ने संयोजक के रूप में जो बात कही, देखिए अभी जो मैं कह रहा हूं कि जो बॉम्बे में जो डिस्कशन होने वाला है, ये बहुत डेलिबरेटिव डिस्कशन होगा। बहुत डेलिबरेटिव डिस्कशन के साथ साथ जो है एक कॉमन एजेंडा आएगा, उसी में सब बात जो है, जो बात बोली जा रही है उसमें सब बात डिस्कस होगी। 4 बनेंगे, 1 बनेंगे, 1 चेयरमैन बनेगा, ये सब बात अभी प्री मैच्योर है, जो अलग अलग तरीके से लोगों के बीच में आ रही है, लेकिन पटल पे जो है ये बात सब आएगी। और मुंबई की बैठक में क्या होगा कि एक ही राज्य में 5 पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ लेंगी, लेकिन एक ही गठबंधन की होगी। खैर, गुरु प्रकाश जी बीजेपी पे आरोप लगाया प्रोफेसर साहब ने, मैं आपकी बात कर रहा हूं। इस तरीके की जो बातें लास्ट में एक जो है ना, आप जुमला गिरा देते हैं, तो यही जुमला तो भारतीय जनता पार्टी गिराती है। आप पूरे समय जो तकरीर देते रहे, राजनीतिक भाषण देते रहे, मेरे सवाल का जवाब जो पूरे 1.5 मिनट बाद जाकर आपने दिया, अब एक जुमला भी ना छोड़ू मैं। अच्छा चलिए, जुमला छोड़ दीजिए। जुमला छोड़ते हैं। गुरु प्रकाश पासवान जी बड़ा गंभीर आरोप लगाया है प्रोफेसर साहब ने। प्रोफेसर साहब का यह कहना है कि बीजेपी को यह लग रहा है कि हर राज्य के अंदर जो है वो विपक्ष का गठबंधन कमजोर है। कहीं आपको ये गलतफहमी तो नहीं है, जो बहुत हल्का सोच रहे हो आप इस गठबंधन को, लेकिन ऐसा नहीं है? प्रोफेसर साहब का सवाल है आपसे। नहीं, देखिए बिल्कुल प्रोफेसर साहब की बातें बहुत ही स्वाभाविक थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए उन्होंने 2-3 बातें कही। एक तो कही कि भाई संस्थानों की स्थिति खराब हो रही है। निश्चित रूप से मैं रेल मंत्री हूं, और रेल मंत्री रहते हुए मेरा मंत्रालय एक ऐसा विज्ञापन निकालता है, बिना विज्ञापन निकाले लोगों को नौकरी दे देता है।
और जिनको नौकरी देता है उसके एवज में मैं अपने परिवार के नाम पे जमीन ले लेता हूं। लैंड फॉर जॉब, इस पे लेकर के लोग बेल पे बाहर हैं, संस्थानें खराब होती हैं। मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरा भाई स्वास्थ्य मंत्री है, मेरी बहन राज्यसभा जाएगी, मेरी मां राज्यसभा में उपनेता बनेगी। ये संस्थानों का लोकतांत्रिकरण है क्या? आप ये संस्थानों को प्रजातांत्रिकरण है क्या? अगर आप में इतनी हिम्मत है, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहता हूं, आप लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप दावे के साथ कहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है गलत कहा है, हम डिसोन करते हैं और अपने आप को अलग करते हैं। आप बोलिए इस बात को। आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आप समाज में वर्ग संघर्ष की राजनीति करना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब के ही पार्टी के नेता लालू जी ने कहा था 4 जातियों के लिए बुरा बाल साफ करो। कहिए मैं गलत बोल रहा हूं तो? जंगल राज की पराकाष्ठा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में आज कितनी बुरी है। इनके पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, बिहार में लोकतंत्र नहीं है। बिहार जो कि लोकतंत्र की जननी है, वहां आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। आंदोलन करने पे पुलिस आपकी नृशंस हत्या कर देती है। आज जाकर के वहां स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, लोगों के पास बिल्कुल अस्पताल में जाने की कोई सुविधा नहीं और यहां बैठ के भाषण दे रहे हैं, लोकतंत्र पे भाषण दे रहे हैं, संस्थानों पे भाषण दे रहे हैं। इन्हीं के प्रवक्ता हैं। इसरो को बधाई देना था, नासा को बधाई, आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं, नासा को बधाई दे दिए थे आपके प्रवक्ता। कहिए मैं गलत बोल रहा हूं। इनके मुख्य प्रवक्ता कहते हैं नासा को बहुत बहुत शुभकामना। भैया ऐसी पार्टी से तो बिहार को बचाइए, देश को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए। चलिए अब देखिए, अब सुनिए, देखिए लोकेश जी बहुत देर से बात सुन रहे हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। लोकेश जी, श्रीवास्तव जी, मेरा राइट बनता है। आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष, आपको बता दूं, वैसे मैं प्रोफेसर साहब बता दूं कि जो गुरु प्रकाश पासवान है ये भी प्रोफेसर है। मुझे पता है। हाँ, तो आप दो प्रोफेसर आपस में बात कर लीजिए, हम लोग सुन रहे हैं। मुझे पता है जिस तरीके से माननीय लालू प्रसाद यादव के ऊपर इन्होंने टीका टिप्पणी की, उसको मेरा फर्ज बनता है मैं जवाब दूं उनका। अपने नेता को तो बचाना ही चाहिए। नहीं, एकदम जो तार्किक बातें हैं वो तो बोलूंगा ही बोलूंगा। देखिए, ये मामला जो है 2004-5 का है और ये मामला जो है एक बार सीबीआई ने केस को बंद कर दिया, फिर सीबीआई ने केस को खोल दिया, दूसरी बार सीबीआई ने फिर केस को बंद कर दिया और तीसरी बार जब हम नीतीश कुमार जी के साथ सरकार में आए तो सीबीआई ने ये केस को खोला और फिर से इन्होंने चार्जशीट कर दिया। पहली बात। दूसरी बात, आप ये देखिए, गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं कि ऐड आ गया। आप ये बताइए हमें, चाहे गुरु प्रकाश बताएं, ये बताइए कि कैबिनेट मंत्री क्या अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है? वो भी 4th ग्रेड एम्प्लॉय के लिए नहीं होता। जब अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही नहीं है तो इसी कारण से तो सीबीआई बार बार केस को बंद कर दे रही है। और जो तीसरी बात उसमें यह है कि अभी तक सीबीआई जो है चार्जशीट करने के लिए डेट के ऊपर डेट, डेट के ऊपर डेट, डेट के ऊपर डेट राउस कोर्ट में मांग रही है। पहली बात। दूसरी बात, अब इन्होंने बात कही थी परिवारवाद को लेकर। अब परिवारवाद को लेकर इन्होंने बात कही कि भाई यहाँ पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही जो है वो हैं और उधर राष्ट्रीय में जो है लालू यादव जी ही बनेंगे। हम एक गुरु प्रकाश जी पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का जो नियमावली है उसी नियमावली से भारतीय जनता पार्टी चलती है, उसी नियमावली से राष्ट्रीय जनता दल चलती है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष का अभी पिछले साल चुनाव हुआ था। हमें ये बता दीजिए गुरु प्रकाश जी, आरएसएस का लगभग 98 ईयर हो गया, आरएसएस क्या अगर आरएसएस जो है वो गैर राजनीतिक संगठन, अरे सर गैर आप उसको बीच में क्यों लेकर आते हैं? अध्यक्ष को भाजपा ये किसी ना किसी कुंठा को दिखाता है। गुरु प्रकाश जी आप जवाब दीजिए। प्रोफेसर साहब ने सवाल पूछ लिए आपसे, अब संक्षेप में जवाब दीजिए क्योंकि और भी मेहमान है। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर गुरु प्रकाश पासवान, देखिए आप बताएं। अब चलिए बताइए गुरु जी, आप बताइए। मैं प्रोफेसर साहब को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, मैं बहुत सम्मान करता हूं और उनकी दुविधा को मैं समझता हूं। अब कब तक मतलब ये भ्रष्टाचार के ऊपर लीपापोती करेंगे? इनके साथी हैं ललन सिंह जी। चारा घोटाले में पिटिशनर कौन था? चारा घोटाला जब पटना हाईकोर्ट में पिटिशन किया गया था तो पिटिशनर कौन था? ललन सिंह जी थे, इनके साथी थे। नीतीश कुमार जी ने कहा था मिट्टी में, रेलवे में भी वही थे, रेलवे के स्कैम में भी वही थे। प्रोफेसर साहब मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, शिक्षक हूं, शिक्षक होने के नाते शिक्षक का धर्म निभाएं हम लोग। आपने कहा भी पार्टी की बात, मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए। भाई आपके पार्टी में आज तक जितने भी अध्यक्ष हुए एक ही परिवार के हुए कि नहीं हुए? और मैं दावे के साथ कहता हूं 1950 से लेकर के आज तक जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा के देखिएगा। अरे भैया आप व्याकुल मत होइए प्रोफेसर साहब, व्याकुल मत होइए। 1950 से लेकर के आज तक जनसंघ और बीजेपी का इतिहास उठा के देखिएगा, कोई पिता पुत्र अध्यक्ष हुआ है क्या? जनसंघ से लेकर के बीजेपी तक का इतिहास देखिएगा, कोई पिता पुत्र मुख्यमंत्री हुआ है क्या? कोई पिता पुत्र प्रधानमंत्री हुआ है क्या? हाँ, अगर आप में प्रतिभा है तो बिल्कुल जाइए आप, लेकिन शुद्ध रूप से परिवार में भी आपने किसको बढ़ाया? गिरधारी यादव को आपने खराब कर दिया, अनूप लाल यादव को आपने खराब कर दिया, हुकुमदेव नारायण यादव हमारे साथ आ गए, तो वहां जाने का मतलब नहीं है।
ठीक है गुरु प्रकाश को लग रहा है पूरी बहस जो है वो बिहार पर केंद्रित हो गई है, दो प्रोफेसर आपस में भिड़े जा रहे हैं। हमारे साथ लोकेश जी ने आपके सहयोगी से पूछते सवाल। देखिए अब ये स्थिति हो रही है, मतलब मैं आपके गठबंधन के सहयोगी लोकेश जिंदल जी से सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे पूछते नहीं दे रहे। अभी आप दोनों की तो बातचीत तो अकेले होती नहीं रहेगी ना, बाकी भी तो मेहमान है। हमारे पार्टी के ऊपर गुरु प्रकाश जी ने जाति का इल्जाम लगा दिया है, इसलिए अब ऐसा नहीं होगा। अब लोकेश जिंदल जी के पास जाएंगे, आपकी पार्टी के आपके गठबंधन के सहयोगी हैं और सबसे बड़ी पार्टी जो आपके गठबंधन में है उसके नेता है लोकेश जी। लोकेश जी अब नहीं जवाब देने दीजिएगा तो अब हम अब क्या करें? ऐसा नहीं हो सकता कि दो लोग आपस में बात करते रहे। अब इन्होंने तो इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया ना, यूनिवर्सिटी की क्लास होना है, अरे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और बीच में मैं बोलना चाह रहा था, वो व्याकुल अब बोलना चाह रहा था तो व्याकुल कह रहे थे, वो हमें बोलने दीजिए। देखिए लोकेश जी, हम अपना समय मुझे दे दीजिए। लोकेश जी सिर्फ जो मध्य प्रदेश नहीं है, लोकेश जी अपना समय मुझे दीजिए। प्रोफेसर साहब, अगर आप ऐसे क्लास में पढ़ाते हैं और कोई बच्चा बीच में आपको टोके तो आपको बुरा लगता है? अरे हम गुरु प्रकाश का जवाब दे रहे थे तो बोले बीच में व्याकुल हो रहा है, अब तो जवाब देने दीजिए ना। अब जवाब नहीं देने अच्छी वार्ता हो रही है कि आप दोनों के बीच में? बाकी लोग सब सुनने के लिए आए हैं, आपको इतना समय क्यों दे रहे हैं फिर? आप तो लोकेश जी को बोलने नहीं देना चाहते? बोलिए पार्टी। चलिए, बिहार की जनता जानती है कि परिवारवाद कौन है। अचित पावन ब्राह्मण नागपुर से कौन आके यहाँ पे बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देता है? अब मैं आपसे सवाल अगर पूछ लूंगा कि कितने चितपावन ब्राह्मण संघ के प्रमुख हुए तो आप बता नहीं पाएंगे। अरे सब छोड़िए, राजेंद्र बाबू को छोड़ के सुनिए। नहीं श्रीवास्तव जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अरे राजू भैया को छोड़कर भैया को भी चितपावन ब्राह्मण बना दीजिए। अरे छोड़िए, राजू भैया को छोड़कर संघ पर आपका अध्ययन कमजोर है, संघ पर फिर से 100% रिजर्वेशन है श्रीवास्तव जी। राजू भैया को छोड़ के 99% लोग वही बने हैं। कहाँ हैं आप? 100% रिजर्वेशन। अध्ययन बहुत कमजोर है, आपको एक क्लास लेना चाहिए। अरे आप हमें चैलेंज कर दीजिए, संघ के आप हमें चैलेंज कर दीजिए, मैं मान लूं। चैलेंज कर दीजिए, लोकेश जी से पूछ लूं। हमें पूछिए ना, आप गलत मत बोलिए ना। सवाल पूछिए, आपका जनता यहाँ देख रहा है। सिर्फ रज्जू भैया को छोड़कर सारे लोग चितपावन ब्राह्मण सहयोगी दल आपको बोलने नहीं देना चाहते। अरे सुदर्शन जी का चित्तपावन ब्राह्मण है, सुदर्शन जी का चित्तपावन ब्राह्मण है। छोड़ दीजिए, इनका सामान्य ज्ञान अति सामान्य संघ के बारे में ये मालूम पड़ चुका है। चलिए लोकेश जी, मुझे ये बताइए कि समस्या सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं है। इस तरह से आप करते हैं ना कि समान ज्ञान समान है, और आपका ज्ञान क्या है? सर आप छोड़िए ना सर, अब दूसरी छोड़िए ना, क्या देखो लग रहा है कि आप लोकेश जी को बोलने देना। चलिए बोलिए लोकेश जी, बोलिए आप। लोकेश जी, समस्या सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं है, अब तो मुझे आरजेडी भी आप कांग्रेस के लिए एक समस्या लग रही है, जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने आपको इतनी देर तक बोलने नहीं दिया। ठीक है, तो समस्या सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की समस्या बहुत सारी है। अगर हम बंगाल देख ले तो उसको हम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम केरला में देख रहे हैं, और सबसे ताजा उदाहरण आज का है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बहुत होल्ड नहीं है। उसने जो ग्वालियर संभाग का जो इलाका है वहां पर 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए, और ये 6 सीटें वो हैं जहां से 3 सीटों पर कांग्रेस पिछली बार चुनाव जीती थी। तो ऐसा लगता है कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब कांग्रेस हटाओ मुहिम में लगी हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में लगी हुई हैं, ऐसा महसूस होने लगा है। लोकेश जी देखिए, हमारे लिए हमारे गठबंधन की पार्टियां समस्या नहीं है, भाजपा का दोगलापन समस्या है। ये आपका बहुत बड़ा दिल है। मैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट के लिए। घोसी में आपने सीट खाली करी, आपने घोसी में पत्र अजय राय साहब ने निकाल दिया कि सब समर्थन करेंगे, और उसके 24, 25, 48 घंटे बाद 6 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में घोषित कर देते हैं। तो ऐसा लग रहा है सिर्फ कांग्रेस का ही दिल बड़ा है और बाकी सब जो है वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में लगे हुए। आप मुझे एक बात बताइए, अभी गुरु प्रकाश जी परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर इतना बड़ा लेक्चर दे रहे थे। प्रोफेसर साहब है, लेक्चर देने की आदत है। अब मुझे कुछ सवालों का जवाब दीजिए प्रोफेसर साहब। जब सुबेंदु अधिकारी पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं, नारायण राणे को आप टिकट कर देते। ईडी जो कुछ देर पहले अजित पवार, हसन मुशर्रफ के पीछे लगी हुई थी, बट सडनली वो आपके साथ आकर सरकार बना लेते हैं और फिर उनके सारे पाप धुल जाते। आप बताइए मुझे, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवारवाद नहीं है? वो भी है, वो भी परिवारवाद से है। कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र जो आज राजनीतिक अभिलाषा कर रहे हैं, क्या वो परिवारवाद नहीं है? वो भी परिवारवाद। बात यह है कि को 13 सितंबर को ईडी ने बुलाया है। जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उसके 2 पहलू है उसके जी। जहां भ्रष्टाचार आपकी पार्टी के साथ जुड़ गया वो भ्रष्ट नहीं है, लेकिन जो आपके पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, चाहे वो कितना भी साफ छवि का व्यक्ति हो, वो भ्रष्ट है।
तो एक ही आपकी जो विचारधारा के तहत केवल एक मापदंड है कि जो आपकी पार्टी के साथ है वो साफ छवि का व्यक्ति है, और जो पार्टी के साथ नहीं है वो भ्रष्ट। तो ऐसे मेरा सवाल आपसे ये नहीं था लोकेश, मेरा सवाल बहुत सिंपल था आपसे कि हर जो गठबंधन की हर पार्टी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती दिखाई दे रही, मेरा सवाल ये था। देखिए कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं, आपने सही कहा, ग्वालियर बेल्ट है, ग्वालियर बेल्ट का मालवा बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट है, और इंदौर के आसपास जितना भी बेल्ट है प्रो कांग्रेस है। इस बार मध्य प्रदेश में 150 से मतलब आपने मालवा जो इंदौर के आसपास का इलाका उसको भी प्रो कांग्रेस बता दिया। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में और इवन तेलंगाना में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी जैसे कर्नाटक में बनाई। ठीक, मैं इस पर और कुछ बातें कहना चाहूंगा। आप बात कर रहे हैं राजस्थान की, आप जानते हैं राजस्थान में सेहत का बीमा कितना है? अरे सर, मेरा सवाल लोकेश जी ये है कि आपके गठबंधन के एक सहयोगी दल ने 6 उम्मीदवार बिना आपसे सलाह किए मैदान में उतार दिए, जबकि आपका दिल इतना बड़ा है कांग्रेस का कि घोषी के लिए एक पत्र जारी करता है आपका प्रदेश अध्यक्ष। तो ऐसा लगता नहीं है कि सारी आपकी सहयोगी पार्टियां आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचाने में लग गई? सवाल यह है मेरा। लोकतंत्र है जनाब, लोकतंत्र में हरेक पार्टी, हरेक व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है राजनीतिक निर्णय लेने की। ये तो मतलब 2024 में भी ऐसी होगा, सब अपने लोकतंत्र में अपने फैसले लेंगे और हर पार्टी जो है अलग अलग चुनाव लड़ेगी। 5-5 पार्टियां जो है बिहार में चुनाव लड़ेंगी। देखिए लोकतंत्र में हर पार्टी एक विचारधारा के तहत एक गठबंधन भी तो लोकतंत्र का ही हिस्सा है ना, गठबंधन के नियम भी तो लोकतंत्र का ही हिस्सा है ना। गठबंधन के नियम राष्ट्रीय स्तर पर है, राज्य स्तर पर नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन मजबूत है और वे नियम के तहत कार्य करेगा। ठीक ठीक। अब मेरा सवाल परविंदर जी आपसे है। परविंदर जी, क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी पर ही आरोप लग रहा है कि वो इस तरह से जो है वो गठबंधन की भी बात, तीसरी अहम बैठक हुई नहीं है, उसके पहले इतने बड़े बड़े फैसले ले रही है। खबर ये भी है कि राजस्थान जयपुर में एक रैली भी कर सकते हैं गठबंधन की बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल। सवाल ये तो नहीं उठ रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की रणनीति ये है कि उसे पंजाब और दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए, इसलिए वो ब्लैकमेल करने के लिए, पॉलिटिकल ब्लैकमेल करने के लिए कभी मध्य प्रदेश, कभी छत्तीसगढ़, कभी राजस्थान और बिहार, जहां पर तो कोई होल्ड ही नहीं है आपकी पार्टी का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आपकी पार्टी निल है, राजस्थान में भी आपकी पार्टी एक तरह से निल है। मैंने आपसे लेकिन सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा सीटें, पूरी 7 सीटें दिल्ली की मिल जाए और पंजाब की 13 में से 10 सीटें मिल जाए, इसलिए आप ये ब्लैकमेलिंग हो रही है। मैंने पहले बोला यंगेस्ट पार्टी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। इसका राजनीतिक अधिकार है कि हर स्टेट के अंदर जाके चुनाव जीते। और जो ये गठबंधन है, ये आपसे पहले भी कहा गया है कि लोकसभा के लिए, राष्ट्रीय राजनीति के लिए, स्टेट के लिए नहीं। अगर स्टेट के लिए कोई चर्चा होगी तो उसके ऊपर भी बात होगी। अब आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में 38 पार्टियां, जिसमें 24 पार्टियों का कोई सांसद नहीं है। अब जो इनका लॉन्गेस्ट सर्विंग अलायंस था, अकाली दल इनको नकार के चला गया, शिवसेना इनको नकार के चलेगी। अब ये हमें लेक्चर देते हैं, इनकी रातों की नींद खराब हो चुकी है। लेकिन जब जरा सी कोई आहट होती है आपस में गठबंधन में, तो वो इनको ऑक्सीजन का काम देती है कि देखो जी इसने ये कर दिया, इन्होंने यहां वहां पे अनाउंस कर दिया कि हम छत्तीसगढ़ में लड़ेंगे, हम बिहार में लड़ेंगे, हम राजस्थान में लड़ेंगे। लेकिन आपकी क्या चिंता है? ये चिंता तो जो गठबंधन है, जो महागठबंधन है, मैं आपको बता दूं, जो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वीपी सिंह जी ने भी एक तरह से पूरा इस तरह से करा था और जो सरकारें थी उनको उखाड़ फेंका था, और वही हिस्ट्री दोबारा रिपीट होगी। और भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। उनको पता है जब ये विपक्ष इकट्ठा होगा तो जो इनकी राजनीतिक जमीन है वो सरकती जाएगी। 3 बार दिल्ली की जनता ने इनको नकार दिया, एमसीडी में इनको नकार दिया, पंजाब में इनको नकार दिया, हिमाचल में इनको नकार दिया, कर्नाटक में इनको नकार दिया। देखिए, हम जाइए, आपने नकारने की बात की। अब जो 7 सीटों की स्थिति थी 2019 में, आप 7 सीटों पर तीसरे नंबर पर आए थे। बीजेपी पहले नंबर पे थी 7 सीटों पर, कांग्रेस दूसरे नंबर पर। सुन तो लीजिए, बात तो कंप्लीट करने दीजिए। और कांग्रेस पूरी 7 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। लेकिन अब नियत ऐसी हो चुकी है आपकी कि आप चाहते हैं 7 सीटें जो गठबंधन बना है विपक्ष का, ये आपके हाथ में आ जाए, इसलिए सब चल रहा है। समीर, देखिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि दबाव बनाने की रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी ऐसा कर रही है? क्योंकि उसका मुख्य जो टारगेट है वो सीधा सीधा दिल्ली, पंजाब और शायद गुजरात में 1-2 सीटें लेना है। इसके अलावा वो ज्यादा कुछ चाहती नहीं है। लेकिन सिर्फ
ये उसकी रणनीति है कि दबाव बनाने के लिए हर बैठक के पहले कुछ ना कुछ वो ऐसा करती है जिससे बाकी दलों पर दबाव बन जाए, सहयोगी दलों पर। समीर, आपको क्या लगता है? बिल्कुल प्रखर जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। आम आदमी पार्टी बार बार कांग्रेस को याद दिलाना चाहती है कि देखिए आप हमारे हिसाब से चलिए, वरना गुजरात में आपका हमने क्या हाल कर दिया चुनाव लड़के। जो गुजरात में आपकी स्थिति हो गई है वो पूरे हिंदुस्तान में आपकी स्थिति हम कर देंगे। हम पे सत्ता में आए नहीं आए, हम आपको खत्म कर देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी दबाव की राजनीति बना रही है। और इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, सब चुनाव लड़ सकते हैं, प्रजातंत्र को बचाना चाहते हैं। तो ये क्या वही प्रजातंत्र चाहते हैं क्या जो 2014 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार में था, कि जब फाइलें साइन होने के लिए 10 जनपद पे जाती थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, वो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा बड़ा पद यूपीए की सरकार में माना जाता था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके जो प्रजातंत्र की परिभाषा है वो परिवारवाद तक सीमित है। हमारी सरकार हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, इनकी सरकार का जो नारा था, जब वापस चाह रहे हैं कि जो 2004 से लेकर 2014 तक देश का जो हश्र हुआ था वो वापस हम देना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता ने 2014 से लेकर 2019 तक का जो मोदी का कार्यकाल देख लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस विपक्ष के पास किसी भी स्थिति में 2004 से 2014 का युग लाने की स्थिति नहीं है। तो देश की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट बहुमत का बहुमत देके सरकार बनाएगी। लोकेश कुछ कहना चाहते हैं? लोकेश बोलिए। जी, आप अपना परिचय राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर करते हैं, लेकिन आपके जो मत है वो भाजपा समर्थक के। तो आप पहले अपनी पहचान दुरुस्त कीजिए जरा। मैं सत्य बोल रहा हूँ, जो सत्य वो बोल रहा हूँ। मैंने पार्लियामेंट में 2004 से 2014 आपकी सरकार को भी कवर करा है, 2014 से 2019 की सरकार को भी। आपने अपनी बात कह ली, बात क्या कही, आपने आरोप लगाया। ये एक बहुत पुराना तरीका है कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं का और नेताओं का कि जब कोई राजनीतिक विश्लेषक की बात का जवाब ना दे पाए, उसके तर्कों के सामने आपके पास जवाब ना हो, किसी एंकर की बात का जवाब ना हो, तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप उस पर लेबलिंग कर दीजिए। मेरे को भी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी का समर्थक कह रहे हैं। आप समीर जी को क्यों नहीं बीजेपी का समर्थक बोलते? क्योंकि आपको आती इसी बेस पे, आपको आती इसी बेस पे। आप तो आम आदमी पार्टी, आपको तो सारे चैनल, हमने तो राजनीतिक विश्लेषण लिखा है, बाकी चैनल में आपको आम आदमी का आम आदमी पार्टी से आपको तो लिखा जाता है, हर चैनल में आपको आम आदमी का पार्टी का समर्थक लिखा जाता है। कोई चैनल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई चैनल नहीं लिखता। राजनीतिक विश्लेषक झूठ ना बोलिए, राजनीतिक परविंदर जी झूठ ना बोलिए, सच राजनीतिक विश्लेषक आप चेक कर लीजिए ना, सच आप भी चैलेंज कर रहा हूं। राजनीतिक विश्लेषक लिखता है, गलत बात है। आम आदमी का समर्थक आप लोग बोलते हैं आप, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं, आप उनको समीर जी को बोलिए बीजेपी का समर्थक। आप क्यों नहीं बोलते? समीर जी, गलती आपसे ये हो गई कि आपने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो एक एक राज्य के हकीकत बता दी है, तो उससे काफी दिक्कत हो रही है। गुरु प्रकाश जी, सब चैनल से देख लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करते हैं, मोदी जी के गुणगान करते हैं। तो आप भी तो घोषित समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के। आपको आमंत्रित इसलिए किया जाता है। समीर जी ने तो देश के बड़े बड़े अखबारों के अंदर काम किया है, आप तो पत्रकार भी नहीं है, तब भी आपको इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। कई चैनल आपको लिखते हैं। गुरु प्रकाश जी, आपसे एक सवाल मैं कहना चाहता हूं। जो सब लोगों ने बात की और अपने बताया कि किस तरह से गठबंधन आगे बढ़ रहा है, तमाम तरह की विसंगतियां हैं, सीटों को लेकर लड़ाई है, तय नहीं हो रही है सीटें, उसके पहले ये लोग अपनी सीटें को अपने अलग अलग राज्यों में ऐलान कर दे रहे हैं। लेकिन तैयारी एनडीए की क्या है? क्योंकि कांग्रेस के एक प्रवक्ता का आज बयान आया है कि 4 से 5 ऐसे दल हैं एनडीए के जो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। तो एनडीए की तैयारी क्या है अपना कुनबा बढ़ाने की? देखिए प्रकट जी, दो बातें हैं। 2018 का साल आपको याद होगा। 2018 में कर्नाटक के बेंगलुरु में बहुत बड़ी सभा हुई थी और इसी प्रकार 22-23 पॉलिटिकल पार्टी के लोग गए थे और उन्होंने अपना हाथ आगे करके खड़ा किया था। और उसके बाद 2019 में क्या हुआ, देश की जनता ने भरपूर जनादेश हमें 303 सांसदों का दिया। दूसरी बात, ये प्रमाण पत्र बांटने की जो टेंडेंसी है, सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में बोले तो सुप्रीम कोर्ट ठीक, चुनाव हम जीत जाए तो इलेक्शन कमीशन ठीक, चुनाव हम हार जाए तो इलेक्शन कमीशन खराब। तो ये प्रमाण पत्र बांटने की मानसिकता से निकलने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी को 2014 में एक स्थिर सरकार, स्टेबल गवर्नमेंट का मैंडेट मिला था और हमारे काम के आधार पे देश की जनता ने मूल्यांकन करके पुनः अपना आशीर्वाद 2019 में हमें दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में हमें इतना बड़ा जनादेश मिला। तो प्रमाण पत्र देने का अधिकार कुछ पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं होता है, प्रमाण पत्र देने का अधिकार देश की जनता के पास होता है। देश की जनता के विवेक पर भरोसा करिए। जैसा कि मैंने आपको कहा, यह अभूतपूर्व समय है। G20 की अध्यक्षता की बात हो, इंटरनेशनल योगा डे
लगता है गुरु प्रकाश की आवाज नहीं आ रही है। हो हाँ जी बोलिए गुरु प्रकाश। मुद्रा की बात हो, देखिए हम लोग अपने काम के आधार पे, प्रखर जी, काम के आधार पे, मेहनत के आधार पे, पुरुषार्थ के आधार पे, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि एनडीए को अपने पुराने सहयोगियों के पास जाना चाहिए, उसे अकाली दल के पास जाना चाहिए, जो 60 के दशक से एक सहयोगी रहा है जनसंघ के जमाने से। अकाली दल को आपको अपने साथ लाना चाहिए, जेडीएस को अपने साथ लाना चाहिए, सीटों की सेटलमेंट नहीं, क्योंकि अगर एक मुकाबला होने वाला है और जिस तरह से आप देख रहे हैं 3 अलग अलग विचारधारा के प्रवक्ता या पार्टी के समर्थक बैठे हुए हैं, सीटें एक दूसरे के राज्य में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन बात एक ही कर रहे हैं, तो ये तो मानना पड़ेगा कि एकता तो नजर आती है इनमें तमाम विसंगतियों के बाद भी। तो कहीं ना कहीं इसी तरह की एक स्पिरिट की जरूरत जो है वो क्या एनडीए के अंदर नहीं है? गुरु प्रकाश स्टिल हो गया, लगता है गुरु प्रकाश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। और मैं एक आखिरी सवाल, क्योंकि बुलेटिन का समय पूरा होने वाला है, समीर जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समीर जी संक्षेप में बताइएगा कि ये जो स्थितियां बन रही हैं, और बार बार मैं, चूंकि मालूम है कि आप जो जवाब देंगे तो बाकी लोगों को ठीक नहीं लगेगा, बाकी जो पैनलिस्ट हैं, लेकिन मेरा सवाल पूछना बहुत जायज है, क्योंकि जिस वक्त जो स्थितियां बन रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये गठबंधन का जो खामियाजा है वो अंततः कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? क्या लगता है आपको एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर? देखिए, कांग्रेस के तो गठबंधन के पहले भी खामियाजा भुगतना पड़ता रहा है। ममता बनर्जी कांग्रेस से बाहर हुई तो बंगाल साफ हो गया, शरद पवार कांग्रेस से बाहर हुए तो महाराष्ट्र में शरद पवार के साथ गठबंधन में सरकार बनी। आप आंध्र प्रदेश में दे सकते हैं, वाईएसआर कांग्रेस ने कैसे अपनी सत्ता पूरी हथिया ली कांग्रेस का वोट बैंक लेके। तो कांग्रेस के निकले ही नेताओं ने कांग्रेस का वोट बैंक लेके अपनी पार्टी बनाई है और सत्ता राज्य में स्थापित की है। और अब जो नई पार्टियां बन रही है, आप कह सकते हो कि जैसे आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस को साफ किया, पंजाब में किया, गुजरात में नुकसान किया और बाकी जगह नुकसान कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो लूटने के लिए बैठी हुई, जो भी आता है कांग्रेस को लूट के चला जाता है। कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पा रही है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, जो एक समय देश पर लंबे समय तक राज किया, विपक्ष का नेता बनने लायक भी उसकी स्थिति नहीं है, तो क्यों नहीं है? मुझे ठीक, समीर, समय का अभाव है इसलिए मैं आपको यहाँ पर बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन चर्चा तो इतनी इस पर की जा सकती है कि शायद अगला 1 घंटा भी इस पर काफी कम हो। तो फिलहाल आप सभी मेहमान जो हमारे साथ जुड़े और हमने चर्चा की, और इसका अंजाम क्या होगा गठबंधन का, और गठबंधन का जो असली चेहरा जो है और गठबंधन के जो असली फैसले हैं उसके लिए हमें थोड़े कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा।